अब है, अभी तक कोई उत्पादन नहीं हुआ है, लेकिन आपके सपनों की रसोई के लिए पर्याप्त कच्चा माल है। और वैसे चंद्रमा पर ग्रेनाइट यह भी साबित कर सकता है कि इस काले घोड़े के पास किसी समय प्रचुर मात्रा में पानी था। तो यह सब तब शुरू हुआ जब वैज्ञानिकों को चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर गर्मी की यह अजीब बूंद मिली। यह सब ग्रेनाइट के एक विशाल टुकड़े के कारण है जो भूमिगत दबा हुआ है। जाहिर है, ग्रेनाइट पृथ्वी के बाहर काफी दुर्लभ है, इसलिए यह एक बड़ी बात है। शोधकर्ताओं के अनुसार चंद्रमा पर यह पुराना ज्वालामुखी है जो 3.5 अरब वर्षों से नहीं फटा है, लेकिन यह पता चला है कि यह अभी भी कुछ गंभीर विकिरण छोड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह के नीचे के तापमान को मापने के लिए माइक्रोवेव के साथ एक फैंसी नई विधि का उपयोग किया। उन्हें लगभग 31 मील चौड़ा यह क्षेत्र मिला जहां यह बाकी जगह की तुलना में लगभग 18 डिग्री अधिक गर्म है, और यह ठीक उस स्थान के नीचे है जो ढह गया है और सिलिकॉन से भरा हुआ है। यह पृथ्वी पर सिलिकॉन वैली जितना समृद्ध नहीं है। यह सिर्फ एक ज्वालामुखी क्रेटर है, लेकिन सारा लावा बाहर नहीं निकल रहा है। वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना उन ग्रेनाइट चट्टानों से भी की जो आप योसेमाइट में देखते हैं, जैसे एल कैपिटन और हाफ डोम। क्या आप उन विशाल चट्टानों को जानते हैं जो अति भव्य दिखती हैं? खैर, जाहिरा तौर पर वे एक ही चीज से बने हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि ग्रेनाइट पृथ्वी पर बहुत आम है, लेकिन हमारे सौर मंडल में कहीं और नहीं। तो यह अन्य चट्टानी ग्रहों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह सब बदल सकता है। अभी हम जानते हैं कि चंद्रमा पर ग्रेनाइट है, लेकिन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ग्रेनाइट कैसे बनता है। यह सब पानी और प्लेट टेक्टोनिक्स की बदौलत है, जिन्होंने मिलकर सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान की ये विशाल बूंदें बनाई। लेकिन अंदाजा लगाओ, क्या चंद्रमा पर ऐसी कोई भी क्रिया नहीं चल रही है जो वहां ग्रेनाइट को अत्यंत दुर्लभ बनाती है? लेकिन यह खोज हमें इस बारे में कुछ सुराग दे सकती है कि उस समय चंद्रमा कैसा था जब इसमें ज्वालामुखीय गतिविधि होती थी। पानी के बिना ग्रेनाइट बनाना एक वास्तविक चुनौती बन जाता है, लेकिन किसी तरह उन्हें चंद्रमा पर ग्रेनाइट मिल गया। न पानी, न प्लेट टेक्टोनिक्स, लेकिन फिर भी हमें ग्रेनाइट मिला। तो इसका मतलब क्या है? क्या चंद्रमा के इस एक स्थान पर पानी था या यह बेहद गर्म था? मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों को इसका पता लगाने के लिए हमें थोड़ा और समय देने की आवश्यकता होगी। हालांकि चंद्रमा पर पानी एक मुद्दा है। अब तक चंद्रमा सहारा रेगिस्तान से बड़ा है, लेकिन किसी तरह 100 गुना अधिक शुष्क है। खगोल शास्त्री सदियों से इस बात पर बहस करते रहे हैं कि क्या हमारे इस खगोलीय पड़ोसी पर पानी है, लेकिन 2020 में नासा के सोफिया मिशन ने अंततः पुष्टि की कि चंद्रमा की सतह के सूर्य की रोशनी वाले हिस्से पर वास्तव में पानी है। पता चला कि चंद्र धूल के उन कणों पर H20 के छोटे अणु लटक रहे थे। 1645 में जब लोगों ने पहली बार चंद्रमा को देखना शुरू किया, तो वे इसकी सतह पर इन काले धब्बों से मोहित हो गए। डच खगोल शास्त्री माइकल वॉन लैंग्रेन ने एक नक्शा भी बनाया और इन धब्बों को मारिया कहा, जिसका लैटिन में अर्थ समुद्र है। क्षमा करें माइकल, वे वास्तव में प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों से प्राप्त बेसाल्ट के मैदान हैं, लेकिन हम आज भी मारिया शब्द का प्रयोग करते हैं। 1899 में विलियम पिकरिंग नाम के एक अमेरिकी खगोल शास्त्री ने पाया कि चंद्रमा पर व्यावहारिक रूप से कोई वातावरण नहीं है, कोई बादल नहीं, कोई वातावरण नहीं, पानी के आसपास टिके रहने की कोई संभावना नहीं है। तो वैज्ञानिक सोचने लगे कि चंद्रमा रेगिस्तान की तरह सूखा है। लेकिन फिर 1960 के दशक में केनेथ वॉटसन नामक एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एक विचार के साथ आए। उन्होंने सुझाव दिया कि पानी की बर्फ वास्तव में चंद्रमा के छायादार गड्ढों में मौजूद हो सकती है, जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं दिखती। इन क्षेत्रों को स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्र कहा जाता है। यह उस समय एक दिमाग चकरा देने वाली अवधारणा थी। 1959 से 1972 तक के अपोलो मिशनों ने आखिरकार हमें चंद्रमा पर पानी की तलाश करने का मौका दिया, करीब से और व्यक्तिगत रूप से। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री मिट्टी के नमूने लेकर आए तो वहां पानी का नामो निशान नहीं था। इसीलिए हर कोई यह सोचकर वापस चला गया कि चंद्रमा सूखा है। हालांकि 1994 में नासा के क्लेमेंटाइन मिशन ने सुझाव दिया कि इन छायादार गड्ढों में बर्फ हो सकती है, और 1998 में लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन को स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में हाइड्रोजन सांद्रता के प्रमाण मिले। यह चंद्र ध्रुवों पर पानी की बर्फ का एक मजबूत संकेत था। छवियां बहुत स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन फिर भी यह एक रोमांचक खोज थी। और अंततः 2008 में वैज्ञानिकों ने उन अपोलो नमूनों पर एक और नजर डालने का निर्णय लिया। उन्होंने पुराने आंकड़ों पर दोबारा गौर किया और कुछ संकेत मिले कि आखिरकार पानी हो सकता है। यह अपने ही पिछवाड़े में गड़े खजाने को खोजने जैसा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, चंद्रमा एक बहुत ही आशाजनक गंतव्य है।
यहां तक कि इसमें आपके भोजन की खुराक कैल्शियम मैग्नीशियम का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। आप इसे नाम दें। मजाक कर रहा हूं। अपने आहार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें खाना सबसे अच्छा विचार नहीं है, लेकिन कई अन्य अनुप्रयोग भी हैं जिनके लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। कैल्शियम चंद्र उच्च भूमि में पाया जाने वाला चौथा सबसे लोकप्रिय तत्व है, लेकिन यहां बढ़िया हिस्सा है। शुद्ध कैल्शियम धातु वास्तव में अत्यधिक लचीली होती है और आसपास ऑक्सीजन न होने पर बॉस की तरह बिजली का संचालन कर सकती है। कौन जानता था, है ना? एनोर्थाइट पृथ्वी पर एक दुर्लभ रत्न है, लेकिन चंद्रमा पर यह आंशिक रूप से कैल्शियम के लिए केंद्रीय है। यह ग्रूवी सिलिकॉन आधारित सौर सेल बनाने में भी मदद कर सकता है। उन्हें बनाने के लिए आपको कुछ चंद्र सिलिकॉन, लोहा, टाइटेनियम ऑक्साइड और निश्चित रूप से हमारे दोस्त कैल्शियम और एल्यूमिनियम की आवश्यकता होगी। यह अंतरिक्ष में सौर सफलता के लिए एक नुस्खा की तरह है। चंद्रमा में सोने जैसी कीमती धातुएं भी हैं। 2009 में नासा एक चंद्र मिशन पर था और उन्हें चंद्र मिट्टी में कुछ सोना मिला। रॉकेट के ठीक पीछे उनके पास एक अंतरिक्ष यान था जो एक फैंसी स्पेक्ट्रोमीटर से सुसज्जित था। इसका काम रॉकेट के दुर्घटनाग्रस्त होने पर निकलने वाले सभी मलबे का अध्ययन करना था और उन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम, हाइड्रोजन और यहां तक कि थोड़ा सा पारा, सोना और चांदी जैसे सभी प्रकार के रसायन मिले। अरे पिशाच, सावधान। अब मुझे पता है कि तब से काफी समय हो गया है, सटीक रूप से कहें तो 14 वर्ष। लेकिन यह मापना कि वास्तव में कितना सोना है एक वास्तविक चुनौती रही है। आप देखिए, यह चंद्र रेजोलिथ के बहुत नीचे छिपा हुआ है, जिससे सटीक गिनती प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, धातुएं मजेदार हैं और चांद का पानी भी अस्तित्व में रहा होगा, लेकिन भोजन के बारे में क्या? सबके लिए अच्छी खबर है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि चंद्रमा पर वास्तव में पौधे उग सकते हैं, लेकिन एक सुंदर बगीचे की उम्मीद मत करो। यह केवल कुछ बिस्तरों वाले एक मध्यम उद्यान। तेजी से आगे बढ़ते हुए 50 साल और नासा ने पहली बार पौधों को उगाने के लिए उनमें से 3 नमूनों का उपयोग करने का निर्णय लिया और हर दिन पोषक तत्वों का घोल डाला, और वे सफल हुए। उस चुनौती के दौरान प्रतिभाशाली दिमागों ने पोषक तत्वों की कमी वाली चंद्रमा की मिट्टी में सरसों के साग जैसे छोटे पौधों से निपटा। हाँ, हमें इसे तैयार करने के लिए पृथ्वी से जैतून का तेल निर्यात करना होगा ताकि पौधे वास्तव में चंद्रमा की मिट्टी में उग सकें। पोषक तत्वों की कमी वाली चंद्रमा की मिट्टी में सरसों के साग जैसे छोटे पौधों से निपटा। हाँ, हमें इसे तैयार करने के लिए पृथ्वी से जैतून का तेल निर्यात करना होगा ताकि पौधे वास्तव में चंद्रमा की मिट्टी में उग सकें। हालांकि वे उतने मजबूत और स्वस्थ नहीं होंगे जितने कि अच्छी पुरानी पृथ्वी की मिट्टी पर उगाए जाते हैं, या यहां तक कि ज्वालामुखीय राख से बने चंद्रमूल में उगाए गए नियंत्रण समूह में भी नहीं होते हैं। लेकिन अरे, यह तो बस एक शुरुआत है। हमें अभी भी यह पता लगाना बाकी है कि क्या हमारा प्रिय चंद्रमा और अधिक खजाना छिपा रहा है।